दोस्तों, क्वेश्चन आंसर के इस नए एपिसोड में आप लोगों का फिर से वेलकम है। आप लोगों की तरफ से ढेर सारे सवाल हमसे पूछे गए हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब हम इस एपिसोड में दे सके। बाकी रह गए सवालों के जवाब हम नेक्स्ट एपिसोड में देंगे। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हम शेख नोमान साहब का लेते हैं, क्योंकि इनका जो सवाल है वो प्रेजेंट सिचुएशन जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में चल रही है उसके ऊपर है। तो इनका सवाल है, मैम, इज इंडिया विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान एज दे इन्वेस्टेड $billions इन अफगानिस्तान। तो शेख नोमान साहब पूछते हैं कि जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि इंडिया ने अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने में $millions खर्च करे हैं, $millions इन्वेस्ट करे हैं। तो इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसके बेसिस पर अब क्या इंडिया अपने आप को अफगानिस्तान में जो वो हेल्प कर रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उससे खुद को विड्रॉ कर लेगा? जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने में इंडिया ने $millions खर्च करे हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, इंडिया के कई इंजीनियर्स ने अफगानिस्तान की सड़कों पर अपनी जानें भी गंवाई हैं। और अब जैसे कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अब वहां से खुद को विड्रॉ करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को अफगानिस्तान से विड्रॉ करना चाहते हैं। और आप लोग को मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि अमेरिका अपनी खुद की जंग कभी भी खुद की जमीन पर नहीं लड़ता है, वो अपनी हर जंग दूसरे मुल्क की जमीन पर लड़ता है, और यहां भी यही हो रहा था। अब अमेरिका अफगानिस्तान में ये जंग हार चुका है, उसे वहां से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से खुशामद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका वहां से बाहर निकलता है तो इंडिया को थोड़ा नुकसान तो होने ही वाला है, इंडिया के हितों को भी नुकसान होने वाला है। और इसीलिए इंडिया ने अफगानिस्तान के चुनाव में अब्दुल्ला अशरफ गनी पर बहुत मोटी रकम खर्च करी है। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि तालिबान से कोई करार हो जाए ताकि उसके हितों को नुकसान ना पहुंचे। पर पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है कि तालिबान भारत के मामले में कोई नरमी ना बरते। तो इसलिए सिचुएशन थोड़ी टफ है। तो अगर तालिबान अशरफ गनी और अब्दुल्ला के बीच में करार हो जाता है तो भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसका फायदा भारत को मिलेगा। और अगर इन दोनों के बीच में करार नहीं होता है तो इसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा। तो दोस्तों, अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। पॉलिटिकल सवाल के बाद अब हम थोड़ा सा मेडिकल सवाल की तरफ आते हैं। इन्होंने अजय अग्निहोत्री है, इन्होंने पूछा, मैम, आई जस्ट वांट टू नो दैट आर दिस नॉनसेंस लॉकडाउन विल हेल्प अस टू फाइट विद कोरोना और हर्ड इम्यूनिटी विल हेल्प। तो अजय अग्निहोत्री साहब, आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जो लॉकडाउन है उसका मकसद क्या होता है, सबसे पहले हमें उसको समझना चाहिए। एक्चुअली लॉकडाउन चाहे 2 हफ्ते का किया जाए, 3 हफ्ते का, 1 महीने का, वो एक टाइम लेने के लिए होता है। सरकार को एक टाइम मिल जाता है जिसमें वो अपने सारे प्रिपरेशन कर लेती है, जैसे मेडिकल लाइन से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और क्वारंटीन सेंटर से रिलेटेड, ये सब चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सके, हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर कर सके, बेड्स प्रिपेयर, वेंटिलेटर्स, जिस भी चीज की कमी है वो सारा प्रिपरेशन कर सके, और फिर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में टेस्ट करके जिनको सिर्फ क्वारंटीन में जाना है, जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं या हल्के सिम्टम्स वाले हैं, जिनको सिर्फ क्वारंटीन की जरूरत है, उनको क्वारंटीन सेंटर में पहुंचा सके, और जिनको रियल एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है तो उनको वो हॉस्पिटल में भर्ती कर सके। उनके लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, लाइक वेंटिलेटर्स, बेड्स, प्रॉपर ऑक्सीजन थेरेपी या एंटीवायरल थेरेपी या एंटीबायोटिक्स, जितनी चीजों की जरूरत है, जितनी मेडिसिन की, वो सारे का सारा प्रिपेयर करके उसे इस लॉकडाउन के दौरान रख लेना होता है। और जहां तक कि हर्ड इम्यूनिटी की बात है तो वो तो डेवलप होनी ही है। लॉकडाउन से हर्ड इम्यूनिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जैसा कि रिसर्चर्स में आ रहा है, हालांकि वो रिसर्चर्स के हिसाब से रिजल्ट थोड़े थोड़े दिनों में चेंज होकर के भी आ रहे हैं, मगर अभी जो रीसेंट रिसर्च है उसके हिसाब से जब सिम्टम्स आते हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स में तो उससे 2-3 दिन पहले उसका वो वायरस शेड करने लगता है, यानी कि वो तैयार होता है दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करने के लिए, यानी वो इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे इंसान को। और उसके बाद में 8 दिन तक की, यानी सिम्टम्स आ गए हैं उसके बाद भी 8 दिन तक की वो वायरस शेड करता रहता है और दूसरा इंसान एट हाई रिस्क रहता है उस इंफेक्शन को लेने के लिए। तो जब तक कि सिम्टम्स नहीं आए हैं, यानी 2-3 दिन पहले, तो उस टाइम में तो उसको पता नहीं है कि उसे कोरोना इन्फेक्शन है, तो वो ऑलरेडी दूसरों को इन्फेक्ट तो वो कर ही रहा है। इस तरीके से हर्ड इम्यूनिटी तो आ ही रही है। मगर लॉकडाउन की जो सिचुएशन है वो इसलिए लॉकडाउन किया जाता है ताकि एकाएक सरकार पर, हॉस्पिटल्स पर भार नहीं आए और वो लोग, वो मरीज जिनकी
इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एसिम्टोमेटिक रहते हैं या हल्के फुल्के जुकाम, खांसी, सर दर्द या फिर लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, और इसके साथ ही उनका एपिसोड निकल जाता है और उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन वो लोग जो कि बीमार हैं, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, या वो कैंसर की थेरेपी ले रहे हैं जिसके लिए उनको स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिससे उनकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई है, तो ऐसे लोग एट हाई रिस्क होते हैं कि उनकी जान भी जा सकती है। तो इन लोगों के लिए भी तो सरकार का फर्ज है कि वो हॉस्पिटल में प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखे, उनको ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेटर्स, एंटीवायरल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स सबका, और प्रॉपर डॉक्टर्स और नर्सेस के सुपरविजन में उनको ट्रीटमेंट मिले। अब प्रेजेंट सिचुएशन जो इंडिया में है कोरोना वायरस को लेकर के, उसको बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूं कि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स का जिस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है वो जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि डेड बॉडी कूड़ेदान में मिली है। इसके बाद वो अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाते हुए उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस के इन्वेस्टिगेशन कम क्यों हो रहे हैं, उनकी जांचें कम क्यों करी जा रही हैं। तो ये आप जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर्स आए, जो फटकार आई, इससे आप खुद समझ सकते हैं कि जब इंडिया की कैपिटल दिल्ली में ये हो रहा है तो इंडिया के दूसरे स्टेट्स में कोरोना वायरस के पेशेंट्स के मैनेजमेंट को लेकर क्या हाल होगा। तो आप तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो तीसरा सवाल पूछा है फेंटबुलस इंग्लिश विद अख्तर ने। I watch your videos consistently and regularly. Your style of explanation is amazing. I have a bunch of questions. What is your educational qualification? Apart from YouTuber, what else job do you do? How did you begin your channel? Do you alone do all the things or you have someone else who assists you in the process of shooting, content making and uploading? तो थैंक यू वेरी मच फेंटबुलस इंग्लिश विद अख्तर साहब, आपने जो मुझसे ही रिलेटेड सवाल पूछे हैं। तो मैं आपको बता दूं, थैंक यू सो मच कि आप हमारा वीडियो कंसिस्टेंटली देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं। आप ही जैसे जो ऑडियंस है वो हमको मोटिवेट करती है कि हम और अच्छे वीडियोस बनाएं। तो आपके जो इन्होंने हमसे ये सवाल पूछा कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मैं यूट्यूबर के अलावा कुछ और काम भी करती हूँ, मेरा कोई और जॉब भी है, और मैंने ये चैनल को कैसे शुरू किया था, और क्या मैं अकेले ही सारे काम करती हूँ, लाइक कंटेंट मेकिंग, रिसर्चेस, अपलोडिंग, शूटिंग, ये क्या मैं अकेले ही करती हूँ, किसी की हेल्प लेती हूँ। तो मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। तो फेंटबुलस इंग्लिश विद अख्तर साहब, मेरी एजुकेशन है, मैं MBBS MD स्पेशलाइज्ड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर हूँ। यानी कि जो कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, रेटिना की कोई प्रॉब्लम आती है, डायबिटीज या किसी और बीमारी की वजह से, उन सब की डायग्नोसिस करना, उनका मैनेजमेंट करना, और जहां जरूरत पड़े वहां सर्जरी भी करती हूँ। मैं जॉब करती हूँ और यूट्यूबर के अलावा मेरा यही काम है, मतलब मेरा मेन काम यही है। हालांकि मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूं कि मैं टाइम निकाल करके आप लोगों को एक अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देती रहूं, और आप लोग की इस तरह की बातें मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा बेटर वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूं। आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि मैंने अपना चैनल कैसे शुरू किया और क्या कोई मुझे ये सारा वीडियोस बनाने में हेल्प करता है या सारे काम मैं अकेले करती हूँ। तो मैं आपके सवाल के जवाब पर आती हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले स्टार्ट किया है। इससे पहले भी हालांकि मैं वीडियोस बनाती थी, लेकिन उसे मैं दूसरे सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। मुझे जो मोटिवेशन मिला पॉलिटिक्स को फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं मेडिसिन से रिलेटेड हूं, तो उससे पहले मैं इतनी जागरूक नहीं थी सियासत को लेकर के। लेकिन 2014 के बाद से जब हमारी सोसाइटी में इतने ज्यादा चेंजेस आए और जो नफरत फैलाई गई, तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इसको जानने की कोशिश करूं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो उसके बाद से मैंने पॉलिटिक्स को फॉलो करना शुरू किया और 1.5 साल पहले मैंने ये वीडियोस अपलोड करने शुरू करे यूट्यूब पर। इससे पहले मेरे फेसबुक पर और ट्विटर पर छोटे छोटे वीडियोस बनाकर डालती रहती थी जागरूकता के, और उसको बहुत पसंद किया जाता था, पब्लिक बहुत पसंद करती थी, मिलियंस में जाते थे। तो मुझे लगा कि अब मैं इसको और ब्रॉड प्लेटफॉर्म पर लेकर चलती हूँ, और इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो जो आपने हमसे चौथा सवाल पूछा है कि ये सारे वीडियोस बनाने में क्या कोई मेरी हेल्प करता है या सारी चीजें मैं खुद करती हूँ, तो आपको बता दूं कि मेन चीज जो होती है कि टॉपिक को सेलेक्ट करना, वो मैं खुद ही करती हूँ। मुझे जब लगता है कि इस टॉपिक के बारे में मुझको वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें पब्लिक को ज्यादा जागरूकता की जरूरत है और ये इस वक्त डिमांड है टाइम की, तो मैं उस टॉपिक को सेलेक्ट करती हूँ।
फिर उसके बाद मैं उस पर थोड़ा रिसर्च करती हूँ, आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, और कभी कभी आर्टिकल से भी अलग हट करके लोगों की रिसर्चेस भी पढ़ती हूँ, और उसके बाद मैं उसको लिखती हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और लिखने के बाद ऑलमोस्ट मतलब ये सारा जो है टाइम लेता है 2 दिन का। शूटिंग में मुझे थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ती है और मैं किसी की हेल्प लेती हूँ, लेकिन शूटिंग भी मैं अपने मोबाइल के ही कैमरे से करती हूँ, और उसके बाद एडिटिंग मैं खुद करती हूँ। मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो 2 से कभी कभी 2.5 दिन ले लेती हैं, क्योंकि टॉपिक तो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, मगर आप तक ये वीडियो पहुंचने में कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वर्किंग डॉक्टर हूँ, तो उसमें से टाइम निकाल करके एडिटिंग करके मैं आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ, जिसकी वजह से कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि मोहम्मद इरफान साहब ने पूछा है, और क्योंकि उनका जो ये सवाल है वो ऑलमोस्ट रिलेटेड है मेरे पहले वाले सवाल के जवाब से, इसलिए मैं अभी इनको पढ़ देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यू आर अ डॉक्टर, मे हैव अ बिजी स्केड्यूल, देन फ्रॉम वेयर यू गेट दिस मच ऑफ एनर्जी एंड टाइम to do these daring informative episodes? थैंक यू मोहम्मद इरफान साहब आपके इस तारीफ के लिए, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती है कि हम और अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल करके और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर चीज़ें आप लोगों तक पहुंचे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले सवाल का जवाब दिया था, तो उसमें आपको अपने सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। जाहिर सी बात है, बिजी स्केड्यूल है। एनर्जी तो ये है कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों की जो एप्रिसिएशन है वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और वही मुझे एनर्जी देती है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं। टाइम तो निकालना पड़ता ही है, मुझे कभी 1.5 डे की छुट्टी मिलती है, और इसके साथ साथ हम लोग कॉल पर भी रहते हैं, तो जो इमरजेंसी के केसेस आते हैं तो कभी कभी उसमें भी जाना पड़ता है, और कभी कभी वीडियो बनाने के बीच में भी जाना पड़ता है छोड़कर, और फिर बाद में आकर कंटिन्यू करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप इसको देखते रहें और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, और इसमें हम 2 सवाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों सवाल कश्मीर से आए हैं और ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हैं ये सवाल। तो इसमें शाकिर भट्ट साहब पूछते हैं, मैम प्लीज से मी, इज देयर एनी वैल्यू ऑफ कश्मीरीज इन इंडिया? वी लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। 4G इंटरनेट इज स्टिल बैंड। We students are losing our educational career। अब इसी सवाल से ही रिलेटेड जो दूसरा सवाल है वो भी कश्मीर से आया, उसको भी पढ़ देती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। ये मसरत हुसैन साहब लिखते हैं फ्रॉम कश्मीर, मैडम जहाँ 2G नेटवर्क हो और वो भी बर्फ की तरह फ्रीज्ड हो, वहाँ से क्या क्वेश्चन रेज किए जाएंगे? खाली जबान है जिससे कुछ बोल नहीं सकते, बट आपका काम बहुत बहुत अच्छा है। नियरली 80,000 सब्सक्राइबर थे आपके, तब से आपको सुनता हूँ ईच एंड एवरी वीडियो। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये माफिया आपके पीछे भी पड़ेगा, हमारी दुआ आपके साथ है। अगर आप मेरा नाम वीडियो में लोगे तो काफ़ी खुशी होगी। दैट्स योर चॉइस, थैंक्स अगेन। तो मसरत हुसैन साहब, मैंने आपका नाम अपने इस वीडियो में लिया है, और आपकी जब दुआएं हैं इतनी, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इतने लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। चलिए पहले शाकिर भट्ट साहब के सवाल से शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की पॉलिसीज की वजह से कश्मीर में सब कुछ खत्म हो गया। कश्मीर ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेला है, स्पेशली स्टूडेंट्स ने। वहाँ उन लोग को 4G इंटरनेट नहीं मिलता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2G इंटरनेट कितना स्लो होता है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ रहा है। उनका एजुकेशनल करियर भी ख़त्म हो रहा है, उनका एजुकेशनल करियर ख़राब हो रहा है। तो शाकिर भट्ट साहब, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी, तो उसके अंदर कश्मीर से 2 यूट्यूबर्स थे जो हल्की फुल्की कॉमेडी बनाते थे, और उनका अच्छा खासा उससे वो पैसा भी कमा लेते थे। मगर जब से वहाँ पर इंटरनेट बैन किया गया, उसके बाद इंटरनेट 2G दिया गया है 4G की जगह पर, तो उनका वो जो एज ए यूट्यूबर करियर था वो भी ख़त्म हो गया। वो बहुत ही उदास थे, उन्होंने अपनी ये दर्द को उस आर्टिकल के अंदर इजहार किया था। तो जहाँ स्टूडेंट्स की बात है, तो मेरा तो भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप कश्मीर को अभिन्न अंग मानते हैं, जब आप कश्मीर को अपना अंग मानते हैं, अपने से अलग नहीं मानते हैं, तो कश्मीरियों को भी अपनाइए। आपकी सियासत जो है वो एक अलग चीज़ है। सियासत में आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज बना रहे हैं, दैट्स डिफरेंट।
लेकिन वहां की जो आम पब्लिक है उसको वही सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वही एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जो कि एक दिल्ली में पढ़ रहे स्टूडेंट को मिल रही है। और एक और चीज जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रही थी तो कुछ लोग जब हमारे भारत के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया गया था तो उस लॉकडाउन को कश्मीर में करे गए लॉकडाउन से मिला रहे थे। यानी कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटाया गया था उस वक्त जो लॉकडाउन किया गया था उस लॉकडाउन को वो इंडिया में इस वक्त कोरोना वायरस इन्फेक्शन के टाइम पर जो लॉकडाउन किया गया है उससे मिला रहे थे। तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस भी हुआ और मुझे बहुत दुख भी हुआ कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है, क्योंकि कश्मीरियों के साथ जब लॉकडाउन किया गया था तो उनसे उनकी सारी फैसिलिटीज छीन ली गई थी। ना उनके पास इंटरनेट था और ना उनके पास फोन लाइंस अवेलेबल थी। वहाँ के मरीज कितनी परेशानी उठा रहे थे, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे थे। और अब इस वक्त जो लॉकडाउन किया गया है तो आपके पास पूरी इंटरनेट फैसिलिटीज है, आप न्यूज़ देख सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो इस तरह के दोनों का कंपेयर तो किया ही नहीं जा सकता कि कश्मीर में जो हुआ था लॉकडाउन और जो इंडिया में अब इस वक्त लॉकडाउन किया जा रहा है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। कश्मीरीज ने जो सफ़र किया है वो आप लोगों ने नहीं सफ़र किया है और ना ही मैं चाहूँगी कि आप लोग उसको सफ़र करें। अब पॉलिटिकल पॉलिसीज जो चल रही हैं उससे ऊपर उठते हुए सरकार को कश्मीर में रह रही जो आम पब्लिक है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। जो सियासत है वो तो चलती ही रहेगी लेकिन उनको कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहिए एक पब्लिक जो दिल्ली में रह रही है, उत्तर प्रदेश में रह रही है, बिहार में रह रही है और एक पब्लिक जो कश्मीर में रह रही है। ऐसा मैं चाहती हूँ, अगर आप कश्मीर को अपना मानते हैं तो कश्मीर के लोगों को भी अपनाएं। तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल पूछा है सैफ साइम साहब ने। तो आपको हम इनके बारे में कुछ बता दें क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं और अक्सर हम कमेंट्स करती रहती हैं, बड़ी दुआएं करती रहती हैं। तो ये जो सैफ साइम साहब हैं इन्होंने लिखा है, माशाल्लाह यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत सारा प्यार है। योर सिस्टर फ्रॉम पाकिस्तान। इनके मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ और अब तो ऐसा लगने लगा है कि रियली ये हमारी बहन है जिनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। तो सैफ साइम जो है वो एक्चुअली ये एक लेडी है और ये इनके जो सैफ और साइम नाम के इनके दो बेटे हैं। तो सैफ साइम जो कुछ भी कमेंट्स में लिखती हूँ उसको मैं हमेशा पढ़ती हूँ और उनका ही नहीं बल्कि आप सभी लोगों के मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। मैं चाहती हूं कि मैं आप लोगों से सबके साथ में इंटरेक्ट करूं, जैसे कि मैं सैफ साइम साहब को अब जान गई हूं इसी तरीके से मैं आप लोगों को भी जानूं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन एंड आंसर एपिसोड रखा है कि जिस तरह से मैं सैफ साइम को अब जानने लगी हूं इसी तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा अपने सब्सक्राइबर्स को जानूं। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं तक की, पर बाकी सवालों को भी हम छोड़ेंगे नहीं, इसे अगले एपिसोड में ही हम डालेंगे। तो शायद हो सकता है कि 3 एपिसोड्स इसके बनाने पड़े क्योंकि अभी ढेर सारे आप लोग के सवाल हमारे पास हैं और हम भी चाहते हैं कि हम आपको उनके जवाब जरूर दें। सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। लेकिन तो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।